आप सभी शिक्षक मित्रों को एक बार पुनः अभिवादन तथा सभी विद्यार्थियों को एक बार वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल में। जैसे हम लोग पिछले लगातार मौलाना आज़ाद की कहानी के कई सीरीज को हम लोगों ने कंटिन्यू देखने का काम किया है, जिस कंटिन्यूटी में आज देख रहे हैं कि आज हम 11 सीरीज पे पहुंचे हुए हैं और इसके पहले 10 सीरीज का हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है कि 10 सीरीज में मौलाना आज़ाद के बारे में जो कहानियां थी, इन कहानियों में कई बातों का हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि मौलाना आज़ाद की जो कहानी है, इस कहानी में जैसे सरकारी दमन और जेल यात्रा किस प्रकार से मौलाना आज़ाद को भी भुगतना पड़ रहा है, और इस सरकारी दमन चक्र के साथ साथ मौलाना आज़ाद जो है जेल की यात्रा में किस प्रकार से या अंग्रेजों से लोहा ले रहे हैं, किस तरह से वो जेल की यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान हम कई बातों को यहाँ समझेंगे, कई बातों को जानेंगे। जैसे आप इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि मौलाना आज़ाद जब क्रांतिकारी के रूप में उभर कर भारतवर्ष में एक अच्छे क्रांतिकारी के रूप में कहे जाने लगे, तो निश्चित है कि जब भी कोई भारत का क्रांतिकारी हुआ उस समय, उस दौर में जब हम लोग गुलाम थे और अंग्रेजों के खिलाफ में कार्य कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उसे जेल का यात्रा करना ही पड़ेगा। और जेल की यात्रा किए बिना या सरकारी दमन जब तक व्यक्ति करेगा नहीं, सरकार के कार्यों का वो दमन जब तक व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक उसे सरकार जो होगी अपने खिलाफ में नहीं समझ पाएगी। तो इस तरह से देश की आज़ादी की लड़ाई में अगर हजारों की बात करें तो यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोगों को जेल जाना पड़ गया था। यह स्थिति हुई थी हमारे भारतवर्ष की। इनमें हमारे सभी जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे, तो जितने प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे सभी नेताओं को भी जेल जाना पड़ा था। सभी नेता जो थे ऐसे ब्रिटिश सरकार चूंकि अगर हम कहें कि स्वतंत्रता के लिए उठते हुए जो स्वर थे उसको दबाने का सरकार भी प्रयास कर रही थी कि स्वतंत्रता की आवाज उठ रहे थे क्रांतिकारियों की आवाज से, क्रांतिकारियों के माध्यम से, और पूरे जन तक पहुंच रहे थे। तो इसे सरकार दबाने का हर संभव प्रयास करने में सफलता भी हासिल कर रही थी। लेकिन पूर्णतः सफलता हासिल करती तो हम आजाद कैसे हो पाते, हम स्वतंत्र कैसे हो पाते। तो सरकार इसे दमन कर रही थी, सरकार इसे दबाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए अनेक बार की ऐसी स्थिति हुई है कि अनेक बार राष्ट्रवादियों को जेल की सजा यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा देने का प्रबंध किया गया। इसमें बड़े नेता भी थे, और जो बड़े बड़े नेता थे वे साधारण कार्यकर्ता से लेकर, और बड़े नेताओं की बात की जाए तो साधारण कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक, तो सबको यहाँ सजा देने का काम ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया गया है। और वे आज भी जो अगर कहा जाए कि इस तरह से हर व्यक्तियों को निश्चित रूप से अंग्रेजों के माध्यम से सजा देने का प्रबंध किया गया था। ब्रिटिश सरकार के अन्य अगर दमनकारी उपाय को भी अगर हम देखें कि कई तरह के ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी उपयोग को किया था अपने दमनकारी प्रयोग में, जैसे उन जो अपने दमनकारी प्रयोग को अपनाने का ब्रिटिश सरकार ने यह कार्य किया था, उस दमनकारी प्रयोग में आप यह जानेंगे कि जिनमें पुलिस बल का खासकर उपयोग और कठोर से कठोर दंड भारतीयों के लिए एक तरह का सजा के रूप में दिया गया था कि कठोर से कठोर सजा दिया जाए। लेकिन इन सब क्रूर उपायों की अगर जिक्र किया जाए तो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर एक तरह से मनोबल तोड़ने वाली बातें थी। लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल टूटने वाला तो था नहीं। स्वतंत्रता सेनानी जितने ही परेशानियों में पड़ रहे थे उतना ही इनका मनोबल और बढ़ते जा रहा था। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे देश के, जो भी क्रांतिकारी थे, सबका मनोबल अंग्रेज लोग दबाने का प्रयास करते थे, लेकिन मनोबल और बढ़ते जा रहा था। और साथ में देखेंगे गांधी जी ने जब शांतिपूर्ण सत्याग्रह का शुरुआत, यानी जो एक इतिहास रचा था चंपारण में सत्याग्रह शुरू करके, चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन जैसे गांधी जी ने सबसे पहले भारत में शुरू किया था, तो सत्याग्रह आंदोलन जिसमें आप जानेंगे इसके इतिहास के बारे में भी, राजकुमार शुक्ल यहाँ की अगुवाई कर रहे थे और गांधी जी से उन्होंने विशेष तरह से एक तरह का निमंत्रण के माध्यम से गांधी जी यहाँ चंपारण में आए, और यहाँ राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह का शुरुआत भी किया था। अर्थात गांधी जी का पहला सत्याग्रह अगर कहा जाए तो यहाँ बिहार की सबसे महत्वपूर्ण भूमि यानी चंपारण ही होता है। तो इस तरह से एक इतिहास यहाँ रचने का काम गांधी जी ने जो किया था, उसके बाद लोगों के मन में जेल जाने का डर भी समाप्त हो गया। लोग पहले जेल से बहुत भयभीत होते थे, और जैसे आप जानते हैं कि जब जेल से हम सभी लोग भयभीत होते हैं, आप भी भयभीत होते हैं, हम सभी लोगों को भय होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति एक बार जेल चला जाता है तो जेल से भय समाप्त हो जाता है। किसी भी कार्य को तब तक भय सताते रहता है जब तक उस कार्य से लोगों को पला नहीं पड़ता है। जैसे कार्य से पला पड़ जाता है, कार्य व्यक्ति कर लेता है, तो उसका भय वहीं पे समाप्त हो जाता है। और यह विश्वास भी लोगों के अंदर मजबूत हो गया और इतना दृढ़ हो गया कि
सत्य और अहिंसा के आगे क्रूर जो है, यहाँ क्रूर से क्रूर सरकार को भी कभी भी विवश होना पड़ सकता है, ऐसे लोगों के अंदर विश्वास जगने लगा था। मौलाना आजाद भी, अगर कहा जाए कि मौलाना आजाद की बात, तो मौलाना आजाद की अगर बातें करते हैं तो दमनकारी उपायों के ये शिकार हुए थे। अंग्रेज इन्हें भी दमनकारी उपायों में कई तरह से घसीटने का काम किया था। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आजाद को 6 बार, पूरे कुल 6 बार जेल में सफर करना पड़ा था, जेल में यात्रा करना पड़ा था, जेल जाने का नौबत आया था आजाद का साथ। तो कुल मिलाकर 6 बार जेल गए हुए थे। कुछ समय के लिए उन्हें अपना शहर कलकत्ता से भी ताड़ी पार कर दिया गया था, कलकत्ता शहर को भी छुड़वा दिया गया था। और इसके साथ इसमें सबसे अगर कहा जाए कि अधिक अवधि कहा जाए तो सबसे अधिक अवधि के रूप में उन्हें जेल का जो सजा था वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय 4 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें जेल में रखा गया था। और इसके बाद जो उस समय अहमदनगर किले में इन्हें बिताना पड़ा था। इसके अतिरिक्त वह नैनी में भी इन्हें जेल में जाना पड़ा था। या इसके बाद नैनी के बाद आप देखेंगे कि बांकुड़ा में इन्हें सजा के रूप में दिया गया था, मेरठ में दिया गया था, अलीपुर में भी दिया गया था। ऐसे जेलों में ऐसे ऐसे जगहों पे इनको रखने का काम अंग्रेजों द्वारा किया गया था। आजाद के विरुद्ध अगर सरकारी दमन और उनकी पत्रकारिता की बात को लिया जाए, जैसे पिछले सीरीज में हमने जिक्र किया हुआ था इस बात का कि आजाद जो थे यहाँ सरकारी दमन का या सरकार के दमनात्मक बातों का यहाँ अपने पत्रकारिता का एक तरह से परिणाम साबित किया था। क्योंकि वर्ष 1912 ईस्वी में आजाद ने एक पुस्तक जो लिखा था या एक पत्रिका लिखा था, जिस पत्रिका का नाम अल हिलाल हुआ करता था, जो पिछले सीरीज में इसका जिक्र मिला हुआ है कि अल हिलाल है। और अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जब इन्होंने आरंभ किया था, इसमें क्या था कि इनके आलेख को सरकार ने एक तरह से आपत्तिजनक स्वीकार किया था। माना था कि सरकार के खिलाफ में सरकार के आपत्तिजनक या स्थितियों को लिखने का काम किए हैं। और इस तरह से आपत्तिजनक सरकार ने इनके इस लेख को माना था, इस पत्रिका को समझा था और बदले में क्या किया था कि जिसमें यहाँ आपत्तिजनक मानने के साथ साथ यहाँ जैसे है कि जो सरकार की तीखी आलोचना के कारण लोगों में एक बहुत ही लोकप्रियता इस अखबार के माध्यम से लोगों के अंदर बढ़ गई थी इनकी, या इतने लोकप्रिय लोगों के अंदर होने लगे थे कि ये सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले एक अच्छे क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आए। इनके आलेखों को सरकार ने जब आपत्तिजनक माना तो संपादक और प्रकाशक के रूप में आजाद जो थे, मौलाना आजाद, इनके ऊपर 2000 रुपये का अंग्रेजों ने दंड लगाया था। और यह बतौर जमानत के रूप में कहा जाए तो बतौर जमानत के रूप में इन पर 2000 रुपये का दंड लगाने का अंग्रेजी हुकूमत ने कार्य किया था। और जैसे जमानत जमा करने का आदेश दिया गया, यह जमानत इस बात की थी, यह जमानत यह नहीं था कि आपको ये देना है, जमानत इस बात की थी कि समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध जो भड़काने वाली बातें इन्होंने लिखा था कि सरकार के विरुद्ध भड़काने वाली भाषा का प्रयोग अब इसके बाद नहीं करेंगे। यह दंड के रूप में देना है कि आपने भड़काने वाली बात, यानी सरकार के खिलाफ में लोगों को भड़काने का काम करते हैं तो इसके दंड में दीजिए और इसके बाद आप भड़काने वाले काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या आजाद इस बात को मानने वाले थे? कदापि संभव नहीं है। अगर अच्छे देर जब वो सरकार के खिलाफ में सरकार के दमनात्मक बातों को लिख रहे हैं तो निश्चित है कि वो उस शर्त को मानने से ये बिल्कुल इनकार करेंगे। और इनकार होने के साथ लेकिन मौलाना आजाद जो है, इनके मन में देश प्रेम का जो तूफान मच चुका था, देश प्रेम का जो तूफान उठ चुका था, ऐसे तूफान के लिए उसके कारण अगर सरकारी नियंत्रण की बात की जाए तो सरकारी नियंत्रण को मानना बिल्कुल कठिन था। सरकारी नियंत्रण को आजाद मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इसका परिणाम फिर आजाद को भुगतना पड़ा। और क्या भुगतना पड़ा कि अक्टूबर 1914 में फिर से, जो पिछले सीरीज में इसका भी जिक्र मैंने किया हुआ था कि अक्टूबर 1914 के का जो अंक था, इनका अंक सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया गया। जो 1914 में इनका पत्रिका का अंक था उसे सरकार ने क्या किया कि अपने कब्जे में हासिल कर लिया, और ताकि यह आम पाठकों तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि उसमें जो भी सरकार के दमनात्मक बातें थी वह जनता जब पढ़ेगी तो निश्चित है कि वो सरकार के दमनात्मक विचारों को समझ पाएगी और सरकार के इस दमनात्मक विचार का विरोध जनता भी करने लगेगी। तो यहाँ सरकार ने 1914 में जो यह अंक था उसे अपने कब्जे में ले लिया ताकि यह आम पाठकों तक नहीं पहुंच सके। और पहले दी गई जो जमानत की राशि थी वह जब्त कर ली गई, यानी जो पहले जमानत की राशि इनका 2000 रुपये जो लगा हुआ था वह जब्त कर लिया गया और उसके जगह पर 10,000 रुपये की फिर से जमानत की मांग की गई। कितने जमानत की मांग की गई? तो 10,000 रुपये का पुनः जमानत की मांग इनसे की गई। अब देखिए कितनी मुश्किल घड़ी और आ जाता है इनके लिए। यह राशि इतना कम नहीं था उस समय 1914 ईस्वी में।
और पत्रकारिता में क्या लाभ होता था, यह बात आप भली भांति जानते हैं। आज भी अगर आप पत्रकारिता के संबंध में कुछ बातों को समझते होंगे तो जो अखबार आज के डेट में आप पढ़ते हैं और 4 रुपया में खरीदते हैं, वह वाकई अगर देखा जाए तो 4 रुपये से ज्यादा कीमत का अखबार होता है। लेकिन आपको सब्सिडी के माध्यम से या यहाँ एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप तक उतने पैसे में उपलब्ध हो पाते हैं जो उतने पैसे का लागत का वो अखबार नहीं होता है। वह अखबार कुछ ज्यादा लागत का होता है। वहां अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होता, सरकार का अनुदान नहीं होता, तो अखबार वाले अपना अखबार का दुकान बंद कर देते और हम तक नहीं पहुंच पाता या बहुत महंगे दामों में वह हमें खरीदना पड़ता। तो इस तरह से अखबार की कीमत उस समय क्या थी, अखबार में क्या लाभ थे, तो यह सरकार के दमनात्मक रूप में यह कहा जाए कि आजाद ने तब अल हिलाल का प्रकाशन करने का जो फैसला था उसे बंद कर दिया। अल हिलाल जो प्रकाशित हो रहा था, क्योंकि 10,000 रुपया यहाँ आजाद देने के लिए सक्षम नहीं थे, बिल्कुल अक्षम थे, और इसलिए इन्होंने 10,000 रुपया नहीं देकर अल हिलाल नामक यहाँ पत्रिका था उसको बंद ही कर दिया। ब्रिटिश सरकार से यह उनका सबसे पहला, अगर कहा जाए तो सबसे प्रथम टकराव के रूप में था, और इतना बड़ा यह टकराव था कि और विरोध का एक तरह से अभिव्यक्त भी, यह कहा जाए कि विरोध का एक तरह से यहां आजाद अपना अभिव्यक्त भी किए हुए थे। इसके बाद फिर यहां आजाद जो थे सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्थिति में पहुंच गए कि सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक तरह से दृढ़ संकल्पित हो गए, और ऐसे स्थिति में वे आ गए कि वे सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। तब उन्होंने यहाँ खिलाफत आंदोलन और साथ साथ असहयोग आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण अपना एक योगदान दिया था, एक तरह से हिस्सा लिया था। 10 दिसंबर 1921 ईस्वी में उन्हें कलकत्ता से, और कलकत्ता में उन्हें अपने घर पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बाद उन्होंने उस समय यह संदेश देशवासियों को दिया था कि इस तरह का संदेश था इनके माध्यम से कि जो विश्वास रखने वाले हैं वे कभी चिंतित या दुखी नहीं होंगे। जो विश्वास रखने वाले हैं वे कभी चिंतित और दुखी नहीं होंगे। उन्हें पूरी तरह इस तरह से संतुष्ट रहना चाहिए कि अपने दृढ़ विश्वास के कारण या दृढ़ विश्वास से सभी दमन पर वह निश्चित रूप से विजयी होंगे और विजय हासिल करेंगे। हमारी विजय जो होगी वह 4 बातों पर निर्भर करेगी। आजाद की बातें थी कि हमारी जो विजय होगी यह मुख्य रूप से 4 बातों पर ही निर्भर करेगी, और यह है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पूर्ण एकता स्थापित करना, शांति स्थापित करना, अनुशासन में रहना, और साथ साथ सतत बलिदान के रूप में अपने आप को देना। यह 4 बातें जब हम लोग के बीच में आएगी तो हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम पराजित का या पराजय का सामना कभी नहीं कर सकते हैं। और अदालत में जब उन्हें कलकत्ता से कैद किया गया तो अदालत में मजिस्ट्रेट को उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों में संबोधित करने का काम किया था। मजिस्ट्रेट से उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का उन्होंने स्पष्ट रूप से विवरण दिया था कि मजिस्ट्रेट साहब, मैं अदालत का और ज्यादा समय नहीं दूंगा। यानी कि अदालत जो है, इस अदालत का और ज्यादा समय मैं लेने वाला नहीं हूं कि मजिस्ट्रेट साहब, मैं अदालत का और ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम दोनों एक रोचक बल्कि अचरजपूर्ण इतिहास की रचना कर रहे हैं। मेरे हिस्से में अभिव्यक्त का कटघरा है और आपके हिस्से में मजिस्ट्रेट का आसन है। देखिए कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं और कितना देश के प्रति लगाव की बातें दिखा रहे हैं कि मेरे हिस्से में अभियुक्त का कटघरा है और आपके हिस्से में मजिस्ट्रेट का आसन है। मैं मानता हूं कि इस काम में आपका आसन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा यह कटघरा महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने इस काम को जल्द पूरा कर लें जो एक यादगार कहानी बनने जा रहा है। एक ऐसा यादगार कहानी बनने जा रहा है। इतिहासकार हमारे साथ खड़ा है, यानी जो भी इतिहास लिखने वाले लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं और भविष्य देर से हमारी एक तरह से प्रतीक्षा कर रही है। आप अपना फैसला जल्द कर लें। जो भी फैसला आपको देना है आप यह फैसला जल्द कर लें ताकि मैं बार बार इस जगह आ सकूं। डर नहीं रहे हैं, वह बार बार वहां आने की बातें कर रहे हैं। आप अपना फैसला जल्द कर लीजिए ताकि मैं यहां बार बार आ सकूं। इस प्रक्रिया को इसी तरह से, यानी इस प्रक्रिया को इसी कुछ तरह समय तक चलने दीजिए जब तक कि एक दूसरी अदालत के दरवाजे न खुल जाए।
वह अदालत दैवी विधान की अदालत होगी। कैसी अदालत होगी? दैवी विधान की अदालत होगी। हर वक्त हमारे बीच फैसला करेगा और जो फैसला वह लिखेगा वह अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। वह दैवी विधान का अदालत। आप समझ रहे हैं मित्रों? तो इस तरह से अदालत में आजाद के बयान थे और आजाद ने अपने बयान को मजिस्ट्रेट के सामने बिना डरे हुए, बिना हिचक का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। फरवरी 1922 ईस्वी में आजाद को 1 साल की कैद की जब सजा सुना दी गई और 1931 ईस्वी में आप देखेंगे नमक सत्याग्रह के समय मौलाना आजाद जो थे फिर एक बार गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप उन्हें भी अन्य राजनीतिक बंदियों की तरह छोड़ भी दिया गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद भारत में पुनः एक तरह से राजनीतिक असंतोष सबके अंदर व्याप्त होने लगा और इस समय जो 1932 ईस्वी की स्थिति है में आजाद को फिर एक बार दिल्ली में 1 साल के लिए कैद की सजा दी गई। और इस तरह अब यहाँ आजाद के संबंध में देखेंगे कि 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जब आह्वान किया था तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के आह्वान में विनोबा भावे की बात को देखेंगे। पुनः आप जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की स्थिति को देखेंगे और वे उन लोगों ने सत्याग्रह का जब आरंभ किया तो यहाँ जो उस समय पंजाब की यात्रा में यहाँ वह आजाद जो थे व्यस्त थे और पंजाब की यात्रा पे वो जा रहे थे। वापसी के क्रम में उन्हें इलाहाबाद के स्टेशन पर ही अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। जब पंजाब की यात्रा से वापस हो रहे थे तो वहां इलाहाबाद में उन्हें अचानक ही गिरफ्तार कर लिया गया बिना सूचना का। उन्हें नैनी केंद्रीय जेल में रखने का काम किया गया और नैनी केंद्रीय जेल में जब उन्हें रखा गया तो कैद की सजा उस समय 2 वर्ष की इन्हें प्रदान की गई और 2 वर्ष की सजा के रूप में यहाँ मगर बदलती हुई जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिवेश था, उस राजनीतिक परिस्थिति के कारण उन्हें समय से पहले ही अक्टूबर 1941 ईस्वी में रिहा करना पड़ गया अंग्रेजों को। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जैसे इसके पहले वाले सीरीज में मैंने जिक्र किया हुआ था 8 अगस्त 1942 को, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसी के क्रम में आजाद अंतिम बार जेल में गए हुए थे और उन्हें अहमदनगर के किले में कैद करके रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू भी उसी समय यानी जब मौलाना आजाद अहमदनगर के किले में कैद थे, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू भी साथ में थे और इसके साथ ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जो नेता थे, ऐसे भारतीय नेताओं को आजादी के बाद सत्ता सौंपने के बाद और सत्ता सौंपने के बारे में वार्ता करने के लिए जो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भेजा, इस कैबिनेट मिशन के द्वारा इनके आगमन के अवसर पर आजाद को रिहा भी किया गया। कैद की अवधि जो थी आजाद के लिए एक अनुभव का आधार बन गया और इन सब का मनोरंजक वर्णन अगर कहा जाए तो आजाद ने अपनी रचना जो किया है जिसका नाम है गुबार ए खातूर, यानी इनकी रचना के रूप में देखा जाता है कि गुबार एक खातिर के रूप में इन्होंने जो रचना किया था, तो ये सारी बातों का रचना गुबार एक खातिर में वर्णन मिलता है, देखा जा सकता है। उनको न इस तरह से खत भेजने की अनुमति दी गई थी, वहां किसी तरह का वो खत लिखकर भेज नहीं सकते थे और न ही समाचार पत्र भी उन्हें पढ़ने के लिए मिलता था, ताकि वो बाहरी जो देश के हिस्से थे, देश के हिस्सों की गतिविधियों को जान सके। ऐसे जानकारी से उन्हें वंचित रखे जाने लगे थे। कारागार के जो अन्य बंदी थे, जो भी कैदी थे, तो अन्य बंदियों की आपस में मुलाकात नाश्ते के समय यानी खाने के समय ही मात्र हो पाता था। ये लोग नाश्ता और खाने के समय में आपसी मुलाकात कर पाते थे। नेहरू ने तब यहां प्रस्ताव भी रखा था कि उन सबको बागवानी आरंभ करना चाहिए। नाश्ते और खाने के समय में जब बातें हुई थी तो एक तरह का प्रस्ताव था कि उन लोगों को एक तरह से बागवानी आरंभ करनी चाहिए। जेल का जो सर्वोच्च अधिकारी उस समय का था, आईजी प्रिजन का नाम, जिसका नाम आप जानते हैं कि उस समय का आईजी प्रिजन हुआ करता था, तो आईजी प्रिजन नामक जो सर्वोच्च अधिकारी था यानी सर्वोच्च जेलर था, उसका स्वभाव कुछ अच्छा था। वो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, क्योंकि व्यक्तित्व से देश की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व किसी का अलग भी हो सकता है, तो अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति था, क्योंकि उसने फूलों के बीज और पौधे को मंगवा दिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मांग थे, तो उन्होंने मंगवा दिए और कैद खाने में के जो सुने प्रांगण थे, धीरे धीरे सैकड़ों फूल वहां पे लहलहाने शुरू हो गए। खासकर आजाद
इन शब्दों पे लिखते हैं, इन बातों को लिखते हैं कि उनका यह लेखनी है कि फूलों का खिलना उन सबों के मन में नई आशा जगाने के लिए सहायक था। एक तरह से नई आशा जग गई, नई उम्मीदें जग गई, तो नई आशा जगाने के लिए एक तरह से सहायक था। और खासकर यहाँ देखेंगे कि फूलों की जो सुंदरता थी, फूलों की ऐसी सुंदरता थी कि सुंदरता के इन शब्दों में वे चर्चा करते हैं कि कोई याकृत, याकृत का मतलब आप समझते हैं, याकृत का मतलब होता है लाल, याकृत का मतलब होता है कि लाल। की उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि कोई याकृत था यानी लाल का प्याला था, तो कोई नीलम की कटोरी था, और किसी का रंग, किसी पर गंगा जमुनी का काम था, तो किसी पर रंगीन छींटे थे। मौलाना आजाद ने वहां के जेलर का नाम इस तरह से चीता खां रखा था, यानी आईजी प्रिजन का नाम उन्होंने अपने हिसाब से चीता खां उसका नाम वर्णन किया हुआ था और चीता खां नाम रखा था। 16वीं शताब्दी में जब चांद बीबी थी, तो चांद बीबी को कैद की गई थी, तो उसकी निगरानी करने वाला जो सेनापति था उस समय, उसका भी नाम चीता खां ही हुआ करता था। यह आपके ऐतिहासिक बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। चांद बीबी अहमदनगर के बाल शासक की एक तरह से संरक्षिका के रूप में जानी जाती है, और परंतु उसके विरोधियों ने उसे कैद कर दिया था, और आजाद का पहल पर उनके साथी भी उस जेलर को, जो आजाद के साथी थे, उन लोगों ने भी उस जेलर को चीता खां ही कहना शुरू कर दिया था। अब तो उनका सही नाम भी कम ही लोग जानते हैं, यानी सही नाम जैसे आईजी प्रिजन का नाम होता है, यानी चीता खां के नाम से ही उनके लेखों के माध्यम से बहुत लोग जान पाते हैं। तो इस तरह आज हमने देखा, आज के सीरीज में 11 सीरीज में सरकारी दमन और जेल की यात्रा, आजाद को भी कैसे कैसे यातनाओं के साथ सहना पड़ा, इन तमाम बातों का हमने जिक्र किया। अब फिर हम इसके अगले सीरीज में इनके अगले कहानियों को लेकर आएंगे। तब तक आज सभी को एक बार पुनः